पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिछी सूखी पत्तियों की सरसराहट आज कुछ अलग ही कह रही थी। राघव के कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अतीत का एक नया बोझ उठा रहा हो। आसमान में बादलों की लुकाछिपी चल रही थी और धूल भरी हवा ने पूरे गांव को एक धुंधली परत से ढक दिया था। उसे याद था जब वो छोटा था तब यही रास्ता उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत रास्ता लगता था, लेकिन आज वही पगडंडी उसे किसी डरावने सपने की तरह लग रही थी। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी बज रही थी, जिसकी गूंज सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में चुभ रही थी। उसने अपने झोले को कसकर पकड़ा और उस पुराने मकान की ओर देखा, जिसकी दीवारें अब ढहने की कगार पर थीं। खिड़की का टूटा हुआ कांच शाम की आखिरी धूप में ऐसे चमक रहा था जैसे कोई पुरानी याद उसे चिढ़ा रही हो। राघव ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि यहाँ वापस आना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हवा का एक झोंका आया और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू उसके नथनों से टकराई, जिसे वो सालों पहले शहर की भीड़ में कहीं भूल आया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उस जंजीर को छुआ जो दरवाजे पर लटकी हुई थी। पीतल की वो कुंडी अब काली पड़ चुकी थी और उस पर जमी काई राघव के सालों के अलगाव की गवाह दे रही थी। उसने धक्का दिया और दरवाजा एक कराहती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंधेरे कमरे के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी, जिसमें बंद पड़े बक्सों और पुरानी कागजों की एक अजीब सी गंध बसी हुई थी। राघव ने जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखा, फर्श पर जमी धूल की एक मोटी परत उसके जूतों के नीचे दब गई। कमरे के कोनों में मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे, जो शाम की मध्यम रोशनी में चांदी के धागों की तरह चमक रहे थे। सामने रखी लकड़ी की वो बड़ी मेज अभी भी वहीं मौजूद थी, जहां बैठकर उसके दादाजी कभी चिट्ठियां लिखना करते थे। मेज पर एक पुराना पेन होल्डर और कुछ स्याही के धब्बे अब भी उस समय की गवाही दे रहे थे जो कब का बीत चुका था। राघव का हाथ अनजाने में ही मेज की सतह पर फिरने लगा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो इसी मेज के नीचे छिपकर घंटों बिताया करता था, जब बाहर बारिश होती थी और पूरा घर सौंधी मिट्टी की खुशबू से भर जाता था। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी उस घड़ी पर पड़ी जो अब रुक चुकी थी। उसके कांटे 12:10 पर थमे हुए थे, मानो समय ने उस खास पल के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि राघव को अपनी ही सांसों की आवाज किसी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की की भारी भारी पर्दों को एक तरफ हटाया, जिससे बाहर की धुंधली रोशनी ने अंदर की धूल को हवा में नाचते हुए दिखा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस घर की हर चीज उसे पहचान रही हो, जैसे ये दीवारें उससे पूछ रही हों कि वो इतने सालों तक कहाँ था। अलमारी के पल्ले थोड़े खुले हुए थे और उनमें रखे पुराने कपड़ों की तहों के बीच कोई पुराना राज छिपा हुआ सा लग रहा था। राघव ने अपनी आंखें मूंद ली और एक पल के लिए उस शोर को सुनने की कोशिश की जो सालों पहले इस घर के आंगन में गूंजता था। बच्चों की किलकारियां, बर्तनों की खनक और वो हंसी जो अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी नजर फर्श पर पड़े एक फटे हुए लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखे अक्षर फीके पड़ चुके थे, लेकिन राघव का नाम उस पर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ एक बार फिर कांपने लगे। उसने धीरे से झुककर उस कागज को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक पत्र नहीं था, बल्कि उसके अतीत का वो दरवाजा था जिसे उसने सालों पहले खुद अपने हाथों से बंद किया था। वो कागज वक्त की मार से पीला पड़ चुका था और उसकी तहें इतनी कमजोर हो गई थीं कि जरा सा जोर लगते ही वे बिखर सकती थीं। राघव ने गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, जो इस खामोश कमरे में किसी नगाड़े की तरह गूंज रही थीं। जैसे ही उसने उस पत्र की पहली तह खोली, उसकी आंखों के सामने धुंधली पड़ चुकी स्याही से लिखे कुछ शब्द उभरे। वे शब्द उसकी माँ के हाथ के लिखे हुए थे। वही सलीकेदार लिखावट, वही घुमावदार अक्षर जिन्हें वो बचपन में सुलेख की कॉपियों में उतारने की कोशिश करता था। पत्र में लिखा था कि कैसे उसके जाने के बाद इस घर की रौनक धीरे धीरे बुझती चली गई। माँ ने लिखा था कि कैसे हर शाम वे मुख्य द्वार पर एक दिया जलाकर इस उम्मीद में बैठती थीं कि शायद सड़क के मोड़ पर राघव की परछाई दिखाई दे जाए। हर गुजरती बस की आवाज उन्हें चौंका देती थी और हर अजनबी आहट पर उनका दिल जोर से धड़कने लगता था। राघव को महसूस हुआ कि उसके गले में एक कड़वा घूंट फंस गया है। उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई ताकि आंसू गिर न पड़े, लेकिन उसकी पलकें भारी हो चुकी थीं। कमरे के उस कोने में जहां कभी एक पुरानी अलमारी हुआ करती थी, अब सिर्फ दीमक के निशान और खालीपन बचा था। उसे याद आया कि उसी अलमारी के ऊपर वो अपनी गुल्लक छिपाकर रखता था। वो गुल्लक शायद आज भी कहीं इसी मलबे में दबी होगी, उन सिक्कों के साथ जो अब शायद किसी काम के नहीं रहे। वो पत्र में आगे बढ़ने लगा। माँ ने उन रातों का जिक्र किया था जब बिजली कट जाने के बाद पूरा परिवार आंगन में चारपाइयां बिछाकर लेटा करता था और पिताजी सितारों की कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में राजा रानी नहीं, बल्कि संघर्ष और ईमानदारी के किस्से होते थे। राघव को वे रातें याद आईं जब वो आसमान के विस्तार को देखकर सोचता था कि क्या वो कभी इन सितारों तक पहुंच पाएगा। अचानक उसे कमरे के दूसरे छोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो चौंक गया। अंधेरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर ने कमरे के अंधेरे को चीर दिया। वहां फर्श पर एक पुरानी पीतल की थाली गिरी पड़ी थी। राघव उठा और रसोई की ओर बढ़ा। वहां की दीवारों पर जमी कालिख आज भी उस समय की याद दिला रही थी जब वहां चूल्हा जलता था। मिट्टी के कुछ बर्तन अभी भी सलीके से एक कोने में रखे थे। उसने एक घड़े को छुआ, वो अंदर से सूखा और ठंडा था। वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया और पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा। माँ ने अंत में लिखा था, राघव बेटा, जिंदगी में चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, ये मत भूलना कि तुम्हारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। ये घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये हमारी साख है। पत्र के अंत में एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था जो घर के पिछवाड़े में स्थित उस पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, उस संदूक को संभाल लेना जो हमने तुम्हारे लिए छोड़ा है। राघव की उत्सुकता अब डर में बदलने लगी थी। वो धीरे धीरे पिछवाड़े की ओर बढ़ने लगा। कुआं अब सूख चुका था और उसके चारों ओर की मुंडेर दरक गई थी। वहां एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं। राघव ने रॉड उठाई और मिट्टी खोदना शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे लकड़ी के एक छोटे संदूक का कोना दिखाई देने लगा। राघव ने पत्थर की मदद से उस ताले को तोड़ा। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, उसकी आंखों के सामने राघव के बचपन की वो छोटी छोटी चीजें थीं जिन्हें वो कचरा समझकर छोड़ गया था। उसका पहला टूटा हुआ खिलौना, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और पिताजी की वो पुरानी कलाई घड़ी। इन बेजान चीजों के बीच एक और छोटा सा लिफाफा रखा था। उसमें एक चाबी थी और एक छोटा सा नोट जिस पर लिखा था, इस चाबी से उस अलमारी को खोलना जो तुम्हारी माँ के कमरे में है। राघव ने उस संदूक को अपनी छाती से लगा लिया। माँ के कमरे का दरवाजा घर के सबसे अंधेरे कोने में था। वो दरवाजा सालों से बंद था। उसने वो चाबी ताले में डाली और एक तीखी चरचराहट के साथ ताला खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे चमेली के तेल की हल्की सी खुशबू आई। राघव ने कोने में रखी उस पुरानी अलमारी को देखा। उसने कांपते हाथों से अलमारी के पल्ले खोले। सबसे नीचे वाले खाने में एक मखमली थैली रखी थी। राघव ने उसे निकाला और उसके अंदर से पिताजी की डायरी बरामद की। डायरी में लिखा था कि ये घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि एक वचन था। वर्षों पहले उसके दादाजी ने गांव के उस अकाल के समय अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी ताकि गांव की सांझी जमीन को बचाया जा सके। डायरी के बीच में कुछ कानूनी दस्तावेज भी थे जो इस घर को एक पुस्तकालय और स्कूल में बदलने की वसीयत थी। राघव को अब समझ आया कि पिताजी उसे शहर क्यों भेजना चाहते थे। वे चाहते थे कि वो शिक्षित होकर वापस आए और इस घर को वो मान सम्मान दिलाए जिसका ये हकदार था। तभी राघव की नजर कमरे की दाहिनी दीवार पर पड़ी। वहां लगा लकड़ी का पैनल बाकी दीवारों से थोड़ा अलग था। उसने उसे छुआ तो उसे वहां एक बारीक सी दरार महसूस हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पैनल को धकेला और एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वो हिस्सा पीछे की ओर खिसक गया। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त रास्ता था जो नीचे की ओर जाता था। राघव ने टॉर्च की रोशनी में उन सीढ़ियों पर कदम रखा। नीचे एक बड़े से तहखाने जैसी जगह थी जहां लोहे की कई बड़ी पेटियां रखी हुई थीं। उसे वहां एक पुराना चमड़े का बैग मिला जिसके अंदर कुछ नक्शे और दस्तावेज थे। वे नक्शे गांव की जमीन के नीचे दबे उन जल स्रोतों के थे जिन्हें वर्षों पहले सूखा घोषित कर दिया गया था। उसे समझ आया कि ये गांव कभी प्यासा नहीं था। पानी का मार्ग एक भूमाफिया ने अपने फायदे के लिए मोड़ दिया था। ये सच्चाई जानकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आया कि उसके पिता की मृत्यु महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वे इसी सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। उस तहखाने में रखे दस्तावेजों में उन सभी लोगों के नाम थे जो इस साजिश में शामिल थे। राघव ने उन सभी कागजात को अपने झोले में भरा और सावधानी से बाहर निकल आया। जैसे ही वो घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि गांव की पंचायत के कुछ लोग वहां जमा थे। उनकी आंखों में राघव के लिए शंका थी। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, राघव, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? ये घर अब गांव की संपत्ति बनने जा रहा है। राघव ने अपनी मुट्ठी कसी और उन लोगों की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं यहाँ वो सच ढूंढ लाया हूँ जिसे आपने सालों पहले मिट्टी में दबा दिया था। हवा अचानक तेज हो गई और गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। राघव जानता था कि युद्ध शुरू हो चुका है। अब उसे इस खंडहर को फिर से एक मंदिर बनाना था और उन यादों को फिर से जिंदा करना था जो इस घर की ईंटों में दफन थीं। तभी उसे गांव के किनारे पर रहने वाले उस रहस्यमयी व्यक्ति सोमेश की याद आई। सोमेश गांव का वो पुराना कबाड़ व्यापारी था जिसे सब मामूली समझते थे, पर डायरी के अनुसार वो गांव के हर घर के छिपे हुए इतिहास का गवाह था। राघव भागते हुए सोमेश के उस पुराने गोदाम की तरफ बढ़ा। सोमेश ने एक जंग लगी हुई रैक की ओर इशारा किया जिसके पीछे एक और भारी संदूक छिपा था। ये तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास अमानत रखी थी। इसमें उस भूमाफिया के असली आका का कच्चा चिट्ठा है। राघव ने उसे खोला और कांपते हाथों से उन फाइलों को देखा।
उस फाइलों के पन्नों में न केवल भ्रष्टाचार की दास्तां थी, बल्कि गांव के उन मासूम लोगों की सूची भी थी जिन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया गया था। राघव ने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। वो रातों रात शहर के अपने उन दोस्तों से संपर्क करने लगा जो पत्रकारिता और कानून के क्षेत्र में थे। सन्नाटा और गहरा गया था, लेकिन राघव की मेज पर अब जलती हुई मोमबत्ती के नीचे नए नक्शे और गवाहों के बयान तैयार हो रहे थे। सोमेश ने उसे आगाह किया, राघव, ये लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि सबूत तुम्हारे पास हैं, वे इस घर को जलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगली सुबह जब गांव की चौपाल लगी तो राघव वहां अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के वे युवा भी थे जिन्हें सच्चाई का पता चल चुका था। राघव ने वह फाइल सबके सामने लहराई। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव के लोग जो अब तक डरे हुए थे, राघव की आंखों में वो आग देख रहे थे जो बरसों पहले उसके दादाजी में थी। उसने एक एक करके उन नामों को पुकारना शुरू किया जिन्होंने गांव की नसों को काटा था। भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी जो जल्द ही एक गर्जना में बदल गई। जैसे जैसे दोपहर ढली, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। शहर से कुछ अज्ञात गाड़ियां गांव की ओर आती दिखीं। राघव जानता था कि हमला होने वाला है। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें उन गुप्त रास्तों और तहखानों के बारे में बताया जहां से वे अपनी रक्षा कर सकते थे। सोमेश ने अपनी पुरानी रैक से कुछ ऐसे औजार निकाले जो कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते थे। वो घर जो कल तक एक डरावना खंडहर था, आज एक किले में तब्दील हो चुका था। खिड़कियों के टूटे हुए कांच अब रखवाली की आंखों की तरह चमक रहे थे। राघव ने अपनी मां के पत्र को अपने सीने से लगा लिया। उसे अब समझ आया था कि असली साख का मतलब क्या होता है। यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी। भोर होने तक गांव में पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं और उन अपराधियों के हाथों में हथकड़ियां थीं जिन्हें कभी कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। राघव ने बरगद के पेड़ की ओर देखा। उसकी पत्तियां अब एक विजय गान गा रही थीं। गांव के सूखे कुएं में पानी तो अभी नहीं आया था, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद का सैलाब उमड़ आया था। राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी नई डायरी का पहला पन्ना खोला। आज से एक नई कहानी शुरू होती है।